भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ऐसा संगठन हिंदुस्तान में है जो 1998 से रेलवे में काम करने वाले माल गोदाम के श्रमिकों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कुमार पासवान जी ने सबसे पहला व्यक्ति इस हिंदुस्तान में है जो माल गोदाम के श्रमिकों के बारे में सोचने का उन्होंने काम किया। आज से पहले 1998 से पहले कोई भी माल गोदाम के मज़दूरों के बारे में जानता नहीं था। यहाँ तक रेलवे को ये बात पता नहीं थी कि किस तरह से माल गोदाम में मज़दूर जो है दिन रात काम करता है और रेलवे का जो सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है। हर साल बजट पेश होती है, उसमें आप देखेंगे कि लगभग 60 से 65% की आमदनी जो होती है वो माल भाड़े से होती है और उसमें जो हमारा माल गोदाम के श्रमिक अपने कंधे पर देश के कोने कोने तक जो माल पहुंचाने का काम करता है, कहीं न कहीं उसके जो दिन रात 24 घंटा, चाहे वो कड़कड़ाती ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, चिलचिलाती धूप हो, हर विषम परिस्थिति में बहुत कम ही मूल्य में आज हमारा देश 2024 में गुजर रहा है। 70 साल से ज़्यादा हमारे देश की आज़ादी हो गई है और आज भी हमारा मज़दूर जो है कहीं न कहीं 50 किलो की सीमेंट, खाद, गेहूं, कोयला की लोडिंग, आयरन की लोडिंग, देश के तमाम संसाधन को वो लोड अनलोड करने का काम करता है और 50 किलो की वज़न उठाने पर उसको मात्र 1.5 से 2 रुपया तक ही प्राप्त हो पाता है। कितना बड़ा शोषण और दोहन उसके साथ हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि माल गोदाम में इतना काम करने के बावजूद भी उसको आज तक कभी पहचान नहीं था। रेलवे के आरपीएफ हों, स्टेशन मास्टर हों, जो उनका वेतन इनके खून पसीने की कमाई से प्राप्त होती है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये हमारा एक श्रमिक है जो रेलवे के परिसर में काम करता है, माल गोदाम में काम करता है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य थी। हमारा मजदूर जो माल गोदाम पर न पानी पीने की व्यवस्था, न शौचालय की व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी और स्टेशन के पास होता था, जब वो जाता था तो उसको आरपीएफ टीटी पकड़ लेता था बेटिकट के रूप में। कैसा दुर्भाग्य है कि जिसके कारण से रेल चल रही है, जिसके कारण से लाखों पदाधिकारियों का, लाखों कर्मचारियों का संगठन भारतीय रेल, जिसके तहत हमारा मजदूरों के माध्यम चल रहा हो, वो जब पानी पीने जाता है तो उसको पुलिस पकड़ता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। ये सभी समस्याओं को जब राष्ट्रीय महामंत्री जी ने देखे, क्योंकि उससे पहले वो एफसीआई की लड़ाई लड़ रहे थे। एफसीआई की लड़ाई भी, एफसीआई का काम भी माल गोदाम के मजदूर की तरह ही, वो भी लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करते हैं। उनका हक अधिकार मिलने के बाद उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया और देश के कोने कोने में माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ करके डीआरएम से लेकर जीएम तक और जीएम से लेकर के संसद भवन के घेराव, जेल भरो आंदोलन, ये तमाम परिस्थितियों से इस संगठन का एक लंबा आंदोलन का इतिहास रहा। हमारे बीच में आप ही के आसाम प्रदेश के न्यू बोगाईगांव के हमारे अबू बकर जी यहाँ उपस्थित थे। इन्होंने 11 दिन तक न्यू बोगाईगांव माल गोदाम पर लोडिंग अनलोडिंग काम को पूरा हड़ताल करने का काम किया था। ये सभी तमाम परिस्थितियों से गुजरने के बाद पहली बार 28 अक्टूबर 2003 को देश के कैबिनेट की बैठक होती है, जिसमें श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय और श्रमिक संघ के बीच बैठक होती है। पहला वो संगठन था जिसने सिर्फ माल गोदाम के लिए ही नहीं, देश के करोड़ों जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर काम करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का उसने काम किया। मैं जितनी भी बातें आपके समक्ष रखूंगा वो विथ डॉक्यूमेंटेड तरीके से रखूंगा, उसका डॉक्यूमेंटेड प्रमाण के साथ रखूंगा, ताकि हमारे संगठन के बारे में सरकार, प्रशासन, आम लोग भी जाने कि कितना महत्वपूर्ण आंदोलन, कितना बड़ा काम करने के बाद आज इस मुकाम पर हमारा संगठन पहुंचा है। 28 अक्टूबर 2003 की बैठक का ये कॉपी है कैबिनेट की, जिसमें पहली बार रेलवे ने माना कि माल गोदाम के मजदूरों के लिए हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
उनको पीने के पानी, शौचालय, रहने का ये व्यवस्था हम देने का काम करेंगे। श्रम मंत्रालय ने इनको आई कार्ड की व्यवस्था, इनके लिए आवास की व्यवस्था, सोशल सिक्योरिटी के तहत सामाजिक सुरक्षा के तहत इसको मेडिकल की सुविधा, ये तमाम सुविधाएं इस बैठक में हमको प्राप्त होने का काम हुआ। 28 अक्टूबर 2003 की बैठक। कहीं न कहीं हमारा जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासन काल के समय से श्रम कानून जो बना हुआ था, उन कानूनों में माल गोदाम के मजदूरों के लिए कोई स्थान नहीं होना, उसके लिए किसी प्रकार की जगह नहीं होना, इस कारण से बहुत सा डिमांड उसको मिलने में वो रास्ता साफ नहीं हो पा रहा था। हम लोग 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी के साथ लगातार हम लोगों ने बैठक किया, मांग किया कि माल गोदाम के श्रमिकों को श्रम कानूनों में जगह मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, आप मीडिया बंधुओं को याद करिए कोविड का वो समय, जब हम सभी, आप सभी लोग अपने घर से बाहर निकलने से डरते थे, जब देश का सारा संसाधन, सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, सब कुछ बंद हो गया था। सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम कैसे देश के हर लोगों तक अनाज की व्यवस्था कैसे पहुंचाएं, क्योंकि ये 2, 4, 10 दिन का लॉकडाउन नहीं था, ये सालों का लॉकडाउन था। साल भर लॉकडाउन रहा, 1.5 साल लॉकडाउन रहा। उसमें जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किए कि हम देश के किसी भी देशवासियों को भूखे नहीं मरने देंगे, हर लोगों तक अनाज पहुंचाएंगे, उस समय अगर सबसे आगे आकर किसी ने काम किया तो माल गोदाम के श्रमिकों ने। हम लोगों ने पूरे देश में अपने माल गोदाम के श्रमिकों को जा के जज्बा बढ़ाने का काम किया। हमारे सभी पदाधिकारी ने माल गोदाम पर, हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को कोई दिक्कत न हो, उसके यहाँ अनाज पहुँचाने का काम, उनके यहाँ मास्क देने का, सैनिटाइजर देने का, सब कुछ व्यवस्था करने का काम किया, जैसा जैसा जिसके पास हो। हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके और रिकॉर्ड, आज तक जो लोडिंग अनलोडिंग नहीं हुआ था, कोविड के समय रिकॉर्ड कायम किया और पूरे देश में गेहूं, चावल, चीनी, तमाम संसाधन जो पहुंचाने का काम किया। और उसको पहुंचाने के बाद ही डॉक्टर भी उस खाना को खा करके कोविड के मरीजों का इलाज किया और प्रशासन भी उस खाने को खा करके इस देश के सुरक्षा व्यवस्था, हर चीज़ को बहाल करने का काम किया। तो आप कह सकते हैं कि कोविड वॉरियर के रूप में अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान निभाया है तो माल गोदाम के श्रमिकों ने निभाने का काम किया। আমাৰ যি 13 দফীয়া দাবী আছিলে, তাৰ ভিতৰত ৰেল পাছ, মেডিকেল আইডি, সমান বেতন সমান কাম, ছাৰে বাকীখিনি কৈ গৈছেই, যে থকা বিশ্ৰামালয়, কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা, খোৱা পানীৰ, বিশুদ্ধ পানীৰ ব্যৱস্থা, এই এনেকৈ টোটেল আমাৰ 13টা ডিমাণ্ড আছিলে। আৰু সেই 23 মাৰ্চ 2021 যি আমাৰ ডিমাণ্ড আছিলে, আমাৰ শ্ৰমমন্ত্ৰী সন্তোষ কুমাৰ গংগৱাৰ, তেতিয়াৰ মানে শ্ৰমমন্ত্ৰী, তেখেতৰ অধ্যক্ষতাত আমাৰ শ্ৰম মন্ত্ৰালয় আৰু ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ বৰিষ্ঠ অধিকাৰীৰ লগত আমাৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হৈ যায়, যিটো ছাৰে কৈ গ'ল। আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ সেই 13 ডিমাণ্ড যিখিনি, এই যিটো 44 শ্ৰম কানুনৰ কথা ক'লে ছাৰে, 4টা কোডত ভাগ কৰিছে। অকুপেশ্যনেল ছেফটি কোডৰ যি অন্তৰ্গত আমাৰ এই বস্তুখিনি আমাৰ তাত চামিল হৈ আছে। অলৰেডি এইখিনি বাজেটত ধৰিছে বুলি ছাৰে কৈছে। আৰু 101 নম্বৰত যিটো নিৰ্মলা সীতাৰমণ, আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণ যি আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী, তেখেতে বাজেটত যিটো 101 নম্বৰ যিটো শ্ৰম পৰ্টেলৰ কথা ক'লে, আমাৰ শ্ৰম পৰ্টেলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা অকল ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগোদাম বুলিয়ে নহয়, যিমানখিনি অসংগঠিত ক্ষেত্ৰত শ্ৰমিক আছে, তেওঁলোকৰ সমান বেতন সমান কামকে আদি কৰি তেওঁলোকৰ ৰেগুলাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা, ৰোজগাৰৰ ব্যৱস্থা, সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা, সামাজিক সুৰক্ষা, মেডিকেল ফেচিলিটি সকলোখিনি তাত প্ৰভাইড কৰিব বুলি বাজেটত অলৰেডি উত্থাপন কৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ অনাগত দিনত 25টা বাদ হোগা না, এই মাহৰ, চলিত মাহৰ 25 তাৰিখৰ পিছত আমাৰ ডেট ফাইনেল হ'ব কেবিনেট শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ত, নিউ দিল্লী শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ত ট্ৰাইপাৰ্টি বৈঠক কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম মন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত, এতিয়া বৰ্তমান যিটো মনসুখ মন্দিয়াজী, তেখেতৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তাত ৰেল বিভাগৰ, তাত ৰেল মন্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি ৰেল ৰাজমন্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি ৰেলৰ আমাৰ যিটো বিভাগ পৰে, ট্ৰেফিক কমাৰ্চিয়েল ৰেক্ট,
আমাৰ তাৰ ডাইৰেক্টৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি বিষয়ে উপস্থিত থাকিব আৰু তাত আমাৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত হ'ব আমাৰ যি 13 দফীয়া দাবী আমাৰ পাছ হৈ আছে সেইখিনি আমি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰু তাৰ পিছত আমাৰ লাহে লাহে বস্তুখিনি কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু সংগঠনৰ এটা বাৰ্ষিক মাচুল আছে সেইটোতো ছাৰে কৈয়ে গ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ফিজ তেনেকুৱা নিৰ্ধাৰিত নহয় আৰু ক্ষেত্ৰত আমাৰ য'ত 20টাৰ পৰা 25টা ৰেক লাগে তাত ইন দ্য মিন টাইম 2টা বা 3টা ৰেক আহে গতিকে মানুহখিনিয়ে কি কৰিব মানুহৰ সংখ্যা সৰহ গতিকে এতিয়াতো 24 ঘণ্টা 24/7 যিটো ডেডিকেটেড ফ্লাইট কৰিডৰ পীযুষ গোৱেল ৰেলমন্ত্ৰী থাকোঁতে অলৰেডি ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু ইষ্টাৰ্ণ কৰিডৰ কৰি পেলাই তেওঁ বিভক্ত কৰি পেলাই যিটো ডেডিকেটেড ফ্লাইট কৰিডৰ কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এইটো যিটো কৰিছিলে তাৰ আধাৰত এতিয়া 24/7 হ'বলৈ গৈ আছে তেতিয়াতো আমাৰ যিখিনি শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে তাত 3 গুণ শ্ৰমিক লাগিব গতিকে সেইকাৰণে আগত যিসকল শ্ৰমিকে কাম কৰি ওলাই গৈছে তেওঁলোকক অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে এইটো আমাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফিজ তাৰ একচুৱেলি শ্ৰমিকক আমি যিটো তেওঁলোকক মাহেকীয়া বা বাৰ্ষিক মাচুলৰ তেওঁলোকৰ চান্দা ৰচিদো দিয়া হয় আৰু লগতে আমাৰ এফিডেভিটো আছে সংগঠনত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰৰে মেম্বাৰশ্বিপৰ আমাৰ সদস্যতাকে মাচুল আহে মানে এফিডেভিট আহে বছৰীয়া আমাৰ 60 টকাকৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে এইটো পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছে 98ৰ পৰা আৰু চান্দা অবিহনেতো এটা সংগঠন চলোৱাটো অসম্ভৱ কথা কিন্তু তাত অনৰ্গল যিসকল আমি কেইবাবাৰো আজি 2 বছৰৰ আগতো মই ইনচাৰ্জ যেতিয়া হৈ আছিলোঁ জোনেল ইনচাৰ্জ তেতিয়াও মই পেপাৰত হেৰি দিছোঁ তাৰপিছত মই আমাৰ জোনেল কমিটি নতুনকৈ গঠন হোৱাৰ পিছতো পেপাৰত স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ প্ৰতিদিন টাইমত দিছোঁ যে আপোনালোকে অনৰ্গল মেম্বাৰশ্বিপৰ নামত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লেনদেন নকৰিব আৰু যদি অন্যথা আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে সেইটো সংগঠন জগৰীয়া নহয় মই পেপাৰত 3-4বাৰ স্পষ্টীকৰণ তাৰপিছতো যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত কৰি পেলাই সেইটোতো সংগঠন জগৰীয়া নহয় গতিকে যদি কোনোবা তেনেকুৱা তথ্যভিত্তিক আমাক মানে আহি পেলাই উত্থাপন কৰে কোনোবাই সেইখিনি আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'ম যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7090173330 অথবা 7099017990 নম্বৰ